ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रादीप सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैंक्विल बॉटल में। आज हम लेके आए हैं एक एकेडमिक वीडियो जो कि होगी बीटा डीके के ऊपर। बीटा डीके जो है वो एक प्रोसेस है रेडियो एक्टिव एमिशन में निकलने वाले रेडिएशन की। जैसा कि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एमिशन में 3 तरह के रेडिएशन जो है वो एमिट होते हैं, जिनमें से फर्स्ट है अल्फ़ा पार्टिकल, सेकंड है बीटा पार्टिकल एंड थर्ड है गामा पार्टिकल। बात करेंगे इन 3 एमिशंस के बारे में। फर्स्ट है नेगेट्रॉन एमिशन, सेकंड है पॉजिट्रॉन एमिशन एंड थर्ड है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आगे चलते हैं। नेगेट्रॉन एमिशन में ये एमिशन जो है ये वन टाइप का एमिशन है, जिसमें जब ये एमिशन होता है तो ये डॉटर न्यूक्लियस का +1 जो है एटॉमिक नंबर कर देता है अपने साथ। जैसा कि आप एक जर्नल एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जब एक पेरेंट जो है न्यूक्लियस जो है वो टूटेगा एक वाई डॉटर न्यूक्लियस में, तो उसका जो Z+1 जो है वो हो जाएगा। उसके साथ ही एक बीटा पार्टिकल जो है वो साथ ही साथ एमिट होगा। इसी तरह से जो सेकंड है वो है पॉजिट्रॉन एमिशन। पॉजिट्रॉन एमिशन पे आप देख सकते हो वैसे ही पेरेंट एटम जो है वो टूट रहा है वाई डॉटर न्यूक्लियस में, जिसके साथ ही साथ Z+1 जो है उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, मतलब एक एटॉमिक नंबर कम हो रहा है। इसमें जो मेन हाईलाइट है वो है कि इसमें ये Z-1 होगा, बट बीटा पॉजिटिव निकलेगा, मतलब पॉजिट्रॉन निकलेगा। थर्ड जो है टाइप ऑफ बीटा डिके वो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये तभी होगा जब N/P मतलब न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेटर हो। मतलब कि जो पार्टिकल्स जो पीरियोडिक टेबल में पहले आते हैं उनमें ये प्रोसेस जो है वो देखने के लिए नहीं मिलती। ये प्रोसेस उन्हीं में देखने के लिए मिलती है जो कि जिनमें कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। इस प्रोसेस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो फर्स्ट एटॉमिक नंबर यूजली या फिर और भी किसी एटॉमिक नंबर ऑर्बिटल नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर लेगा अपने अंदर, और साथ ही साथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा एटॉमिक नंबर के साथ इन द डॉटर न्यूक्लियस वाई। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके के बारे में। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके एनरिको फर्मी के द्वारा पोस्टुलेट की गई थी 1934 में। बेस थी पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस पे। अब ये पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या है? पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में जब बीटा डिके में देखा गया कि नेगेट्रॉन एमिशन में या फिर पॉजिट्रॉन एमिशन में ये जो स्पिन अगर देखें हम, अगर हम +1 ले और इसकी +1 ले, तो इलेक्ट्रॉन की जो बीटा की स्पिन थी वो -1/2 आ रही थी, जो कि कंट्राडिक्ट कर रही थी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। मतलब कि 1 = हो रहा था 1 - 1/2, जो कि हो जाता 1 - 1/2 अगर हम करते हैं तो वो आ जाएगा 1/2, विच इज़ रॉन्ग। मतलब 1 कभी भी 1/2 के बराबर नहीं होगा। तो इस चीज़ को सही करने के लिए पॉली ने एक नया पार्टिकल जो है वो पोस्टुलेट किया था। वो नया पार्टिकल एज्यूम किया था जिसे हम न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं, जिसे कि उसने हाफ इंटीग्रल स्पिन जो है वो दी थी। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 इक्वल होगा 1 प्लस -1/2 और +1/2। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और 1 = 1 आएगा, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, बेस रखते हुए एनरिको फर्मी ने कुछ अजम्पशंस दिए थे अपनी थ्योरी के। इन अजम्पशंस को जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। ये एक 8 अजम्पशंस हैं। ये ज़रूरी है पढ़ने अपनी थ्योरी को देखने से पहले। सबसे पहले बात करते हैं अजम्पशन की। पहली अजम्पशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो तभी फॉर्मेट होंगे। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जो है वो तभी फॉर्मुलेट होंगे जबकि रिएक्शन जो है वो हो रही होगी, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ही वो दोनों पार्टिकल्स जो है वो बनेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो जो है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तभी बनेंगे जब वो रिएक्शन होगी। जैसे कि समझ लीजिए एक न्यूट्रिनो जो है अगर न्यूट्रिन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो वो अपने साथ साथ बैलेंस करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन छोड़ेंगे, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो तभी एमिट होंगे जब वो रिएक्शन हो रही होगी। सेकंड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में फर्मी ने अजम्पशन ली थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो शेयर होगी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो के बीच में।
इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के बीच में होगी और प्रोडक्ट डॉटर न्यूक्लियस जो है वो कोई भी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। थर्ड है न्यूट्रिनोज मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। फोर्थ की बात करें तो वो है कि बीटा डीके प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू ईएम रेडिएशन प्रोसेस। उन्होंने बीटा डीके प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोसेस के साथ एनालोमस करके उन्हें बताया है, मतलब उन दोनों को सिमिलर बताया है। कैसे सिमिलरिटी है उन दोनों में, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो फील्ड को उन्होंने बताया है फोटोनिक ईएम फील्ड में, मतलब जैसे कि फोटोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काम करते हैं, वैसे ही उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है वो इस रिएक्शन में बीटा डीके में कार्य करेंगे। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जैसे कि एक चार्ज जो है वो अपने एनर्जी को एक्सचेंज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वैसे ही एक न्यूक्लियस जो है वो अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। आगे चलते हैं फिफ्थ अजम्पशन की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रिनो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगी एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगी। कौन सी परटर्बेशन थ्योरी क्वांटम की इस पर अप्लाई होगी? टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है वो इसमें बेस्ट फिट होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी पैरिटी चेंज नहीं होगी, पैरिटी चेंज नहीं होगी। ये सेवन्थ अजम्पशन थी। और एट एंड फाइनल अजम्पशन जो ली है कि पार्टिकल जो है वो c/10 के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब लाइट ऑफ स्पीड के 10वें भाग के, लाइट ऑफ स्पीड से 10वें भाग के जो स्पीड से वो चल रहे हैं, तो कोई भी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। इसके एक्सप्रेशन को अगर हम फॉलो अप करें तो स्टार्ट करेंगे हम डायराक इक्वेशन के साथ। डायराक इक्वेशन जो है वो बेस है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में, जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो पी एंड डी पी ई के मोमेंटम में, सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो पी ई एन पी ई प्लस डी पी ई के मोमेंटम में ही एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने ये जो है ये इक्वेशन जो डायरेक्ट इक्वेशन को फर्स्टली यूज़ किया है, जिसमें पी ई डी ई इज इक्वल टू 2π/h कट मैग्नीट्यूड ऑफ HIF स्क्वायर एंड डी एन अपॉन डी ई नॉट की बात की गई है। डी एन अपॉन डी ई नॉट जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। ओके, मतलब एनर्जी रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स। और HIF को जो है वो मैट्रिक्स एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको क्वांटम नोटेशन में इस तरह से लिखा जा सकता है। बात करते हैं डी एन अपॉन डी ई नॉट की, जिसे स्टैटिस्टिकल फैक्टर भी कहते हैं। तो हमारा जो मेन मोटिव होगा इस एक्सप्रेशन में वो होगा कि हमें इन दोनों को फाइंड आउट करना है सेपरेटली, और फिर दोबारा से हमें इसको इन दोनों फैक्टर्स को इसमें पुट आउट करना है, और फाइनल इक्वेशन जो है वो हमें मोमेंटम की या पी ई डी पी ई की मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन मैट्रिक्स एलिमेंट मतलब HIF के साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वांटम नोटेशन में HIF को इस तरह लिखा जा सकता है, और अगर हम फेमन के रूल्स को फॉलो करें तो हमें इस तरह लिख पाएंगे उसी इक्वेशन को, जिसमें कि साई F जो है वो डिटरमिन करता है फाइनल स्टेट को, वहाँ ही साई I जो है वो इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। H जो है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर द सिस्टम, एंड डी टाउ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम एलिमेंट को। इन दो डायग्राम्स को ध्यान से देखिए, इसमें आपको प्रोसेस जो है वो समझ आएगी कि इसमें क्या हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं इनिशियल स्टेट की। समझ लीजिए कोई भी पार्टिकल जो है वो वहाँ मतलब अपनी स्टेडी स्टेट में कोई न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट करता है स्टेडी स्टेट में, जहाँ की जब उसका डिके हुआ तो फाइनल स्टेट उसका डॉटर न्यूक्लियस साई फाई जिसका वेव फंक्शन है वो बना, जिसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो, एक बीटा पार्टिकल और एक एंटी न्यूट्रिनो जो है वो अमिट हुआ। इन दो डायग्राम्स को ध्यान में देखिए, क्योंकि आगे चल के ये दोनों डायग्राम्स काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। आगे चलते हैं, जब हम आगे का एक्सप्रेशन जो डील करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो अगर हम देखेंगे आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन साई आई जो है साई आई ही रहेगा, बट जो साई एफ है वो टूट जाएगा। किन किन में? फर्स्ट ऑफ ऑल वो टूटेगा डॉटर न्यूक्लियस में, मतलब साई एफ जो टूटेगा वो टूटेगा डॉटर न्यूक्लियस के साई में। सेकंड टूटेगा वो बीटा डीके में। फर्स्ट वो टूटेगा
डॉटर न्यूक्लियस के साइड में, सेकंड रोटेगा बीटा डिके में, थर्ड रोटेगा एंटी न्यूट्रिनो में। तो हम फाइनल स्टेट को इस तरह लिख सकते हैं, डॉटर न्यूक्लियस, बीटा डिके एंड एंटी न्यूट्रिनो के अलग अलग फंक्शंस में। जब इनमें से मेन फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो हमें इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी, और ये स्टार बता रहा है इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन को। जी, अब हम अगर इसे खोलेंगे तो हम इस तरह से इस चीज़ को खोल सकते हैं, इस तरह से इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। जी, आगे चलते हैं। सिंस न्यूट्रिनो वीक इंट्रैक्शन विद न्यूक्लियन जो है वो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, साई बीटा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फर्मी डायरेक्ट नोटेशन, और उसी तरह से इस साई म्यू को, मतलब साई न्यूट्रिनो को भी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके ऊपर स्टार आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। पुट, तो हमने पुट किया है इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर की इक्वेशन में, और हमें रिज़ल्ट मिला है ये वाला। आप भी पुट करके देखिए, आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। इन दोनों इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशंस को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, इस इक्वेशन में, तो आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा। एक फैक्टर जो है वो एडिशनल है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सपोनेंशियल को खोलने की बात करें, इस एक्सपोनेंशियल खोलने की बात करें तो वो इस तरह से खुलेगा। अगर हम हायर टर्म्स निगलेक्ट कर दें तो वो 1 के इक्वल हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। ये जो जी फैक्टर है ये है फर्मी सुजेशन है, ये एक कांस्टेंट का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है, वैसे ही ये कांस्टेंट है जिसे कि फर्मी कपलिंग कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपोनेंशियल को खोलते ही हम उसे 1 के इक्वल ले लेंगे, और वो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। अगर हम इस इक्वेशन को फिर से अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हम उसे MIF के साथ लिख सकते हैं, और फाइनल टर्म जो है हमें मैट्रिक्स एलिमेंट की हमें ये मिल जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा, इन दोनों में से फर्स्ट वाला हो गया ये। जी, ये वाला हम जान चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। अब बात करते हैं इसके बारे में, स्टैटिस्टिकल फैक्टर के बारे में। चलिए चलते हैं फिर दोबारा से हमारे एक्सप्रेशन पर। जी, जैसा कि हमने कंसिडर किया था कि जो पार्टिकल जो है, जो न्यूक्लियस जो है वो P एंड DP के अंदर अंदर ही जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो हम कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 3 डायमेंशन की बात करें तो हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी। उसके साथ अगर हम मोमेंटम की बात करें तो हम कह सकते हैं 4πp² अपॉन DP। अगर स्फेरिकल ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह ठीक बैठेगा। तो अगर हम फेस स्पेस की बात करें तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो फेस स्पेस में जो है वो काम आएगी, जिसमें ये V जो है वो वॉल्यूम को दर्शा रही है। ठीक, आगे चलते हैं। अगर हम यही अगर बीटा की बात करें, बीटा पार्टिकल की, तो उसकी जो डेंसिटी स्टेट्स हैं DN है, उसके जो नंबर हैं वो हमें कुछ इस तरह से दिखेंगे, जिसमें मोमेंटम दोनों का बीटा के साथ होगा, और सेकंड टर्म मिलेगी हमें इस तरह से। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे पुट करें और टोटल फाइंड करें तो इसका दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमें टोटल देगा, जो कि हमें फाइनली इक्वेशन में देगा इस इक्वेशन को। बात करते हैं आगे। अगर हम एनर्जी फाइंड करने जाए, दोनों का प्लस जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम इस चीज़ को देख पाएंगे। अगर हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला अप्लाई करें इसके साथ ही और एक्सप्रेशन करें मोमेंटम का, तो हम दोनों के मोमेंटम को इस तरह से लिख पाएंगे, और हमें फाइनल एक्सप्रेशन जो है डेंसिटी स्टैटिस्टिकल का वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब हमारे पास दोनों फैक्टर्स HIF और DN/DE नोट जो है वो मिल चुके हैं। अगर हम इसे बैक सब्स्टिट्यूट करें इन दोनों वैल्यूज़ को, और थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद, जैसा कि मैंने यहाँ की हुई है, हमें ये फाइनल वैल्यू जो है वो मिल सकती है। तो यहाँ ही हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, फर्मी डायराक एक्सप्रेशन, ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं फर्दर करेक्शन के बारे में। हमने अभी भी बात की थी हायर जो है, जैसा कि हमने पोस्टुलेट में पढ़ा था कि N/P रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जो कि हायर न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर जो है वो भी
डिमांड करती है। हायर एटॉमिक नंबर डिमांड करने के साथ ही हमें देखने को मिलता है कि कूलम करेक्शन, कूलम जो है कूलम फोर्स भी है, नॉट अलोन वही फोर्सेस बट कूलम फोर्सेस भी है जो इंक्लूड होंगी इसमें। तो कूलम करेक्शन भी हमें चाहिए हमारे फॉर्मूला में, जो कि हमें फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है, इसमें कूलम करेक्शन को भी होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि कूलम करेक्शन को इस फॉर्मूला में फ़िट कर देंगे। कॉलम करेक्शन को फिट करने के लिए हमें कॉलम फैक्टर दिया है, कॉलम फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। एक सेकेंड, हाँ, तो कॉलम करेक्शन की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे लिख दी है। और जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर फिट करेंगे, मतलब इस वैल्यू को इस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे, तो हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन को इस तरह की इक्वेशन जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पे C जो है उसकी वैल्यू हमने ये एज्यूम की है। आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल जो है वो हमने अजम्पशन ली है कि हमने देखा है कि एक काइनेटिक एनर्जी की रेंज ले ली है जो कि TE प्लस TED, जैसे कि हमने PE प्लस DPE ली थी, वैसे हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली है। और हमने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे इसमें फिट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी की बात करें तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने रेस्ट मास एनर्जी ली है, जिसकी वजह से ई ऑफ स्मॉल ई मतलब बीटा का, मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी प्लस MEC² होगा। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात करें तो E/E² इज इक्वल टू PE² C² प्लस MEC² C4 के इक्वल आएगी। दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेके जाएं तो हमें मिलेगा कि ये जो है E0 माइनस E मतलब इनिशियल एंड इलेक्ट्रॉन का जो है वो दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है, दोनों का डिफरेंस है, वो दोनों की इनिशियल स्टेट एंड बीटा डिके की काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस में ही मिलेगा। और PE² एंड CE² की वैल्यू जो है वो इस तरह से हमें मिल सकती है, वो हमें इस तरह से मिलेगी। इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करें, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर पुट करें कि E माइनस E0 जो है उसे हम यहाँ पर पुट कर दिया और PE² उसको हमने इस जगह पे पुट कर दिया, और हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन जो है वो आ गई। इसमें हमने क्या किया है, पहला तो हमने किया है कि कॉलम का जो फैक्टर है उसमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया। सेकंड किया है हमने काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज है उसको डिसाइड करके हमने यहाँ पे सम्मिलित कर दिया एक्सप्रेशन में। आगे चलते हैं। P=PE/mE² एंड रिड्यूस एनर्जी जो है वो हमने ली है कि कितनी एनर्जी जो है वो इसके वजह से रिड्यूस हो रही है, उसको हमने यहाँ पर कैप्चर किया है। और हमारे साथ जो एक्सप्रेशन, हमारे सामने जो एक्सप्रेशन निकल के आया वो इस तरह से था। इस वैल्यू को अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमें ये एक्सप्रेशन जो है वो मिलेगा। जी को हमने रिप्लेस किया है स्मॉल जी के साथ, और स्मॉल जी की वैल्यू हमने, बिग जी की वैल्यू हमने ये वाली ले ली, ताकि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएं। और हमारे पास एक बहुत ही एलिगेंट इक्वेशन जो है वो सामने आ चुकी है, जो कि है ये वाली। P⍵D⍵ इज इक्वल टू G²/2π³ MIF², कूलम करेक्शन एंड रिड्यूस्ड एनर्जी। इसके अलावा हम ये ग्राफ के साथ शो कर सकते हैं कि बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव, जैसा कि नेगेट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्या डिफरेंस है, उनकी कर्व्स में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो नेगेट्रॉन एमिशन हो रहा है, और धीरे धीरे जाते ही वो कैचअप कर लेता है पॉजिट्रॉन एमिशन के साथ। तो ये दो अलग ग्राफ भी बना सकते हो आप, बीटा पॉजिटिव का अलग और बीटा नेगेटिव का अलग। ये ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी स्टेट के साथ, स्टैटिस्टिकल फैक्टर के साथ जो है वो बनाया गया है एक दूसरे के वर्सेस, और जिसमें आप देख सकते हैं कि बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव के दो अलग ग्राफ्स जो हैं वो हमें शो हुए हैं। तो यही थी आज की वीडियो। इसमें हमने सीखा कि बीटा पार्टिकल जो है वो कैसे डिके होता है, और उनका जो मोमेंटम कंजर्वेशन है उसके बारे में सीखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं,
उसमें मैट्रिक्स एलिमेंट और स्टैटिस्टिकल फैक्टर के बारे में बात की, जिसमें कि कितनी डेंसिटी स्टेट्स जो है वो बीटा नेगेटिव लेगा, कितनी डेंसिटी स्टेट्स जो है वो बीटा पॉजिटिव लेगा, और प्रॉपर मैट्रिक्स की बात की कि कोई सिस्टम की मैट्रिक्स जो है कैसे काम करेगी। एक प्रॉपर फेज स्पेस की बात की, फेज स्पेस में कैसे इन दोनों को हम सम्मिलित करके एक मोमेंटम की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। आगे बात की कि ज़्यादा बड़े न्यूक्लियस लेने के साथ हमें क्या कुछ करेक्शंस जो है वो करनी पड़ती हैं, जैसा कि हमारे साथ कूलम करेक्शन में हुआ कि ज़्यादा अगर हम n/p मतलब ज़्यादा अगर हम एटॉमिक नंबर ले लें, ज़्यादा बड़े एलिमेंट्स ले लें, तो उसमें एक कूलम इफ़ेक्ट जो है वो भी सम्मिलित हो जाता है। इसकी वजह से हमने क्या किया कि एक रिड्यूस्ड एनर्जी का फॉर्मूला दोबारा से निकाला उसी मोमेंटम के टर्म में से। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। मैं इस पीडीएफ को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको अपने स्टडीज़ में थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। आई होप आपके सबके एग्ज़ाम जो हैं वो काफ़ी अच्छे हों। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मेरा नाम है राजदीप सिंह, आप देख रहे हैं चैनल ट्रैंक्विल मॉर्टल। आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।